कुछ अपराध सिर्फ कानून की किताबों में दर्ज होने के लिए नहीं होते। कुछ अपराध हमारे समाज की सच्चाई को नंगा कर देते हैं। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि एक ऐसे खौफनाक सच की है जिसे सुनकर आपका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा। हैदराबाद का वेंकटेश्वर नगर कॉलोनी, बाहर से एक शांत इलाका, लेकिन एक घर के अंदर जो हुआ उसने पूरे शहर को दहला दिया। पंद्रह जनवरी 2025 की रात, एक ऐसा झगड़ा जो मौत में बदल गया। माधवी 35 साल की एक आम गृहिणी, जिसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। बाहर से सब ठीक दिखता था, लेकिन अंदर कुछ और ही कहानी चल रही थी। एक पति जो हर चीज पर कंट्रोल रखना चाहता था, एक पत्नी जो अब यह सब और सहने के लिए तैयार नहीं थी। फिर एक दिन एक छोटा सा झगड़ा, और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। गुरुमूर्ति ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी का गला घोंट दिया। एक ही झटके में उसकी सांसें हमेशा के लिए बंद कर दी। लेकिन यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये शुरुआत थी कुछ और खौफनाक का। अब सवाल यह था, लाश का क्या करे? गुरुमूर्ति जानता था कि अगर लाश नहीं मिलेगी तो पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होगा। और तभी उसके दिमाग में आया एक ऐसा खौफनाक प्लान जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। उसने माधवी के शरीर के टुकड़े किया और फिर उन्हें प्रेशर कुकर में उबालना शुरू कर दिया। हाँ, यह वही प्रेशर कुकर था जिसमें कभी इस घर में खाना बनता था, और अब उसी में एक इंसान को उबाला जा रहा था। धीरे धीरे उसने हर टुकड़े को झील में फेंक दिया। लाश गायब, सबूत मिटा दिए गए, और गुरुमूर्ति को लगा कि उसने दुनिया को धोखा दे दिया। लेकिन कुछ जुर्म ऐसे होते हैं जो चाहकर भी छुपाए नहीं जा सकते। माधवी की मां को जब कई दिनों तक अपनी बेटी से कोई खबर नहीं मिली तो उनके दिल में डर बैठ गया। उन्हें लगा कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, और यहीं से कहानी में आया पहला मोड़। पुलिस ने जब गुरुमूर्ति से पूछताछ शुरू की तो शुरुआत में उसने बहुत सफाई दी, लेकिन एक गुनहगार चाहे जितनी भी सफाई दे, एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है। और जब पुलिस ने जरा सा दबाव डाला तो गुरुमूर्ति का झूठ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उसने कबूल कर लिया, हाँ, उसने माधवी को मारा और फिर उसके शरीर के टुकड़े कर उसे उबाल दिया। लेकिन यह कबूलनामा ही इस केस का सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था, ना लाश, ना कोई निशान, ना कोई फॉरेंसिक एविडेंस। सब कुछ पानी में बह चुका था। तो अब सवाल यह था, क्या गुरुमूर्ति बिना सबूत के बच जाएगा? क्या माधवी को कभी इंसाफ मिलेगा? और क्या यह केस भी उन मामलों में से एक बन जाएगा जो सालों तक अदालतों में चलते रहते हैं लेकिन कभी हल नहीं होते? आज हम आपको इस केस की पूरी कहानी बताएंगे। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि हमारे समाज के अंदर छुपे हुए अंधेरे को दिखाती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। हर जुर्म की एक शुरुआत होती है। कोई भी अचानक से कातिल नहीं बन जाता, और कोई भी अचानक से मरने के लिए नहीं बना होता। वेंकट, माधवी और गुरुमूर्ति की शादी को 10 साल हो चुके थे। बाहर से देखो तो सब कुछ नॉर्मल दिखता था। एक शादीशुदा जोड़ा जो एक मध्यम वर्गीय जिंदगी जी रहा था। लेकिन अगर कोई उनके घर के दरवाजे के पीछे झांकता तो उसे वहां एक और ही कहानी दिखती। माधवी जब 25 साल की थी तब उसकी शादी गुरुमूर्ति से हुई थी। गुरुमूर्ति तब तक आर्मी में था, एक अनुशासन प्रिय, सख्त इंसान। बाहर से देखने पर वो एक अच्छा पति लगता था, जिम्मेदार, स्थिर और सुरक्षित। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों में माधवी को समझ आ गया कि यह रिश्ता उतना सीधा नहीं है जितना दिखता था। गुरुमूर्ति एक कंट्रोलिंग इंसान था। वो चाहता था कि माधवी सिर्फ उसी की सुने। वो क्या पहनेगी, कहां जाएगी, किससे मिलेगी, हर चीज पर उसकी नजर थी। शुरू शुरू में माधवी ने इसे प्यार समझा। उसे लगा कि शायद गुरुमूर्ति ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे फिक्र है। लेकिन धीरे धीरे ये प्यार एक बंधन बन गया। अगर माधवी ने कुछ ऐसा किया जो गुरुमूर्ति को पसंद नहीं आया तो उसे गुस्सा आता, और गुरुमूर्ति का गुस्सा खतरनाक था। शादी के 3 साल बाद
पहली बार गुरुमूर्ति ने माधवी पर हाथ उठाया था। वजह एक मामूली झगड़ा। माधवी ने सिर्फ इतना कहा था कि वो अपनी मां से मिलने जाना चाहती है, लेकिन गुरुमूर्ति को यह पसंद नहीं आया। उसने उसे जोर से धक्का दिया। माधवी गिर पड़ी। वो रोई, गुस्सा हुई, घर छोड़कर जाने की धमकी दी, लेकिन फिर गुरुमूर्ति ने माफी मांगी। मुझसे गलती हो गई, ऐसा दोबारा नहीं होगा। और माधवी ने उसे माफ कर दिया। लेकिन जो दीवार एक बार टूट जाती है वो दोबारा कभी वैसी नहीं रहती। उस दिन के बाद गुरुमूर्ति का गुस्सा और बढ़ता गया। वो बार बार माधवी को डांटता, कभी कभी मारता भी। पर फिर वही ड्रामा, माफी, पछतावा और फिर से वही चक्र। धीरे धीरे माधवी को समझ आने लगा था कि वो एक ऐसे रिश्ते में है जहां उसकी कोई आजादी नहीं थी। माधवी की मां उपला सुब्बम्मा को भी इस रिश्ते में कुछ गलत दिखने लगा था। जब भी माधवी फोन पर बात करती, उसकी आवाज में अजीब सा डर महसूस होता। बेटा, सब ठीक है ना? सुब्बम्मा बार बार पूछती, लेकिन माधवी हमेशा हंसकर कहती, हाँ मां, सब ठीक है। पर सच तो यह था कि कुछ भी ठीक नहीं था। सुब्बम्मा को कई बार लगा कि उसकी बेटी खुश नहीं है। उसने माधवी को समझाया कि अगर उसे यह रिश्ता ठीक नहीं लग रहा तो उसे छोड़ देना चाहिए, लेकिन माधवी हिचकिचाती रही। एक शादीशुदा औरत के लिए घर छोड़ना इतना आसान नहीं होता। समाज के डर, परिवार की इज्जत और सबसे बढ़कर डर कि कहीं गुरुमूर्ति उसे जाने ही न दे। गुरुमूर्ति का गुस्सा सिर्फ माधवी पर नहीं था, वो खुद भी अंदर से टूटा हुआ था। जब वो आर्मी में था तब उसका व्यवहार अलग था, लेकिन जब उसने सेना से रिटायर होकर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू की तब उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक आदमी जो कभी देश की रक्षा करता था अब एक छोटे से ऑफिस में गार्ड बनकर बैठा था। यह बदलाव उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंची थी। वो अंदर ही अंदर कुंठित होता जा रहा था। और जब कोई इंसान खुद से नफरत करने लगता है तो वो अपनी नफरत दूसरों पर निकालने लगता है। माधवी उसके गुस्से का सबसे आसान निशाना बन गई थी। अगर कभी माधवी ने कोई छोटी सी भी बात कही जो उसे पसंद नहीं आई तो गुरुमूर्ति उसे मारता, और अगर उसने चुप्पी साध ली तो भी उसे गुस्सा आता। माधवी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। जनवरी 2025 की शुरुआत में माधवी ने अपनी मां से कहा कि इस बार वो संक्रांति पर घर आएगी। उसे लगा कि कुछ दिन घर से दूर रहना उसे थोड़ा आराम देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि गुरुमूर्ति के दिमाग में यह बात पहले ही जहर की तरह घुल चुकी थी। गुरुमूर्ति को लगा कि माधवी अब उसके हाथ से निकल रही है। उसे डर था कि कहीं उसकी पत्नी उसे छोड़कर न चली जाए, और जब एक आदमी को लगता है कि वो अपना कंट्रोल खो रहा है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। 14 जनवरी की रात गुरुमूर्ति ने माधवी से कहा, तू कहीं नहीं जाएगी। माधवी ने गुस्से में जवाब दिया, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? वो नहीं जानती थी कि ये उसके आखिरी शब्द होने वाले थे। अगली रात 15 जनवरी 2025, वो रात जब ये सब खत्म हो गया। गुरुमूर्ति और माधवी की यह कहानी सिर्फ एक घरेलू विवाद नहीं थी। ये एक धीमा जहर था जो सालों तक इस रिश्ते में पलता रहा, और फिर एक दिन वो जहर आखिरी बार फैल गया। लेकिन यह सिर्फ एक रिश्ते की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज की भी कहानी है, जहां औरतों से उम्मीद की जाती है कि वे सब कुछ सहती रहे, जहां हिंसा को रिश्तों का हिस्सा मान लिया जाता है, जहां चुप रहना ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। माधवी ने बहुत देर तक चुप्पी साधी, और उसकी यही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। पर क्या यह कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, असली खेल तो अब शुरू हुआ था। कभी कभी एक छोटी सी बात, एक मामूली झगड़ा, एक ऐसा मोड़ ले लेता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। माधवी और गुरुमूर्ति के रिश्ते में दरारें पहले से थीं, लेकिन 15 जनवरी 2025 की रात वो दरारें हमेशा के लिए एक खाई बन गई। 15 जनवरी 2025, दिन की शुरुआत जो रात को कत्ल में बदल गई। सुबह से ही घर का माहौल ठीक नहीं था। गुरुमूर्ति चुप था, लेकिन उसके अंदर कुछ उबल रहा था। माधवी को भी महसूस हो रहा था कि कुछ तो गलत है।
वो अपने कमरे में सामान पैक कर रही थी। अगले दिन उसे अपनी माँ के घर जाना था। ये बात छोटी लग सकती है, लेकिन गुरुमूर्ति के लिए ये सब कुछ था। उसे लग रहा था कि माधवी उसे छोड़कर जा रही है। उसने माधवी को सामान पैक करते देखा और तभी उसके अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। रात के करीब 9 बजे गुरुमूर्ति ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी। माधवी, तू मायके नहीं जा रही, बात खत्म। माधवी ने उसकी बात सुनी और पहली बार बिना डरे जवाब दिया, मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता गुरुमूर्ति। मैं कोई तुम्हारी जिंदगी का कैदी नहीं हूं। और बस यहीं से झगड़ा शुरू हुआ। पहले सिर्फ शब्द थे, फिर चीखें बन गई। गुरुमूर्ति ने माधवी को हाथ पकड़कर जोर से झटका दिया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गुरुमूर्ति का गुस्सा अब काबू से बाहर था। तू बार बार मेरी बात क्यों नहीं मानती? उसने जोर से चिल्लाया। माधवी ने भी गुस्से में कहा, क्योंकि मैं कोई चीज नहीं जो तुम्हारी मर्जी से चले। और शायद यही वो आखिरी शब्द थे जो उसने कहे थे, हत्या। जब गुस्सा मौत में बदल गया, गुरुमूर्ति का गुस्सा अब एक जानलेवा रूप ले चुका था। उसने माधवी का गला पकड़ लिया। पहले तो माधवी ने इसे एक और झगड़े की तरह लिया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ अलग था। गुरुमूर्ति ने अपनी पूरी ताकत से माधवी का गला दबा दिया। माधवी ने हाथ पैर मारे, सांस के लिए तड़पने लगी और गुरुमूर्ति के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। 1 मिनट, 2 मिनट और फिर सन्नाटा। माधवी की आंखें खुली की खुली रह गई, पर अब उनमें कोई जान नहीं थी। गुरुमूर्ति ने धीरे धीरे अपने हाथ हटाए। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं थी। हत्या के बाद का सन्नाटा, जब इंसान सोचता है कि अब क्या। गुरुमूर्ति वहीं खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। उसने जो किया वो शायद उसके खुद के लिए भी एक सदमे जैसा था। कुछ ही मिनट पहले उसकी पत्नी जिंदा थी, उससे बहस कर रही थी, और अब वो सिर्फ एक लाश थी। कमरे में बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। गुरुमूर्ति ने माधवी की ओर देखा और तभी उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया है। अब क्या करूं? लेकिन उसके दिमाग में डर नहीं था, अफसोस भी नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, लाश का क्या करूं? यहीं से कहानी ने लिया एक और खौफनाक मोड़। एक मोड़ जो इस हत्याकांड को भारत के सबसे खौफनाक केसों में से एक बना देगा। अब सवाल यह था, हत्या के बाद गुरुमूर्ति ने क्या किया? क्या उसने पुलिस को बुलाया? क्या उसने अपनी गलती मानी? या फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसे सुनकर आपका खून ठंडा पड़ जाएगा? अब इस कहानी में आएगा वो हिस्सा जिसने इस हत्या को एक भयानक क्राइम बना दिया। गुरुमूर्ति ने जो किया वो शायद भारत के क्राइम इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। अब ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक दिमागी खेल था, एक प्लान जो इंसानियत के हर नियम को तोड़ चुका था। अब ये जानने के लिए आपको आगे की कहानी सुननी होगी, क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ जुर्म सिर्फ कानून तोड़ने के लिए नहीं होते, कुछ जुर्म इंसानियत के हर उसूल को तोड़ देते हैं। गुरुमूर्ति जानता था कि अगर सच सामने आ गया तो उसका बचना नामुमकिन होगा, लेकिन अगर कोई सबूत ही ना हो तो क्या कोई उसे दोषी ठहरा पाएगा? यहीं से शुरू हुआ इस केस का सबसे हैरान कर देने वाला मोड़। उसने सच को मिटाने की हर कोशिश की। 15 जनवरी 2025, वो रात जो कभी भुलाई नहीं जाएगी। रात का अंधेरा धीरे धीरे घना हो रहा था, लेकिन गुरुमूर्ति के दिमाग में इस वक्त सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या? घबराहट और डर के बीच उसने फैसला किया कि उसे सबूत छुपाने होंगे। पहला ख्याल आया, अगर उसे दूर कहीं ले जाकर छोड़ दिया जाए, लेकिन रात के इस वक्त बाहर जाना रिस्की हो सकता था। फिर दूसरा ख्याल, अगर इसे जमीन में दबा दिया जाए, लेकिन यह भी मुमकिन नहीं था। और तभी उसके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया जिसे सुनकर कोई भी सन्न रह जाए, अगर निशान ही नहीं रहेगा तो सवाल भी नहीं उठेंगे। अगले 24 घंटे प्लानिंग की शुरुआत। गुरुमूर्ति ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया। उसे लगा कि अगर वह इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दे तो इसे ठिकाने लगाना आसान हो जाएगा।
इसके लिए उसने घर का सबसे तेज औजार निकाला और अपनी योजना को अंजाम देने लगा। ये सब करते वक्त उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, कोई भाव नहीं थे। बस एक मकसद था, किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सबूत मिटाने की कोशिश। अब सवाल था, इन हिस्सों को ठिकाने कैसे लगाए? सीधे बाहर ले जाना रिस्की था। अगर किसी ने देख लिया तो सब खत्म। तभी उसके दिमाग में एक और ख्याल आया, अगर इन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए तो। यहीं से शुरू हुआ इस केस का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। गुरुमूर्ति ने किचन में रखा सबसे बड़ा बर्तन उठाया, उसमें पानी डाला और गैस जला दी। धीरे धीरे उसने एक एक करके उन हिस्सों को उसमें डालना शुरू किया। वक्त के साथ चीजें बदलती गईं और जब उसे लगा कि अब कोई निशान नहीं बचेगा तो उसने अगले कदम की तरफ बढ़ना शुरू किया। गुरुमूर्ति जानता था कि उसे इन्हें ऐसी जगह छोड़ना होगा जहां किसी को कुछ पता न चले। उसने रात के अंधेरे में एक बड़े बैग में इन्हें इकट्ठा किया और बाहर निकल पड़ा। उसका गंतव्य था जिलेलगुड़ा झील। धीरे धीरे उसने एक एक करके सबूत को पानी में गिराना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसकी नजर में सब कुछ साफ हो चुका था। अब न कोई निशान था, न कोई गवाह। उसे लगा कि उसने सबसे परफेक्ट प्लान बना लिया है। लेकिन शायद वह यह भूल गया था कि अपराध कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, सच एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। सबूत तो मिटा दिए, लेकिन शक अभी बाकी था। गुरुमूर्ति को अब सिर्फ नॉर्मल दिखना था। तो अगले दिन उसने खुद पुलिस स्टेशन जाकर एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। मेरी पत्नी 3 दिन से घर नहीं लौटी, मैं बहुत परेशान हूं। पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज कर ली, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी एक गलती उसे फंसा देगी। उसने सोचा था कि अब यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने एक इंसान को कम आंका था, माधवी की मां। वो इस कहानी को यहीं खत्म नहीं होने देने वाली थी और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। अब आगे क्या? गुरुमूर्ति ने सोचा कि उसने सब कुछ सही तरीके से किया, लेकिन वो ये भूल गया था कि जुर्म करने वाला हमेशा कोई ना कोई गलती कर ही देता है। अब पुलिस उसकी कहानियों को गौर से सुन रही थी, उसके हाव भाव को परख रही थी। क्या गुरुमूर्ति अपने जाल में फंस जाएगा? क्या सच सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माधवी को इंसाफ मिलेगा? इस केस की सबसे चौंकाने वाली कड़ियां अब भी बाकी हैं। अब कहानी एक और मोड़ लेने वाली थी और गुरुमूर्ति का बनाया हुआ परफेक्ट प्लान अब पूरी तरह से बिखरने वाला था। एक जुर्म को अंजाम देना आसान हो सकता है, लेकिन उसे हमेशा के लिए छुपाना लगभग नामुमकिन। गुरुमूर्ति ने सोचा था कि उसने सबूत हमेशा के लिए मिटा दिए हैं, लेकिन पुलिस का काम ही है छुपे हुए सच को बाहर निकालना। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या पुलिस को वो सबूत मिलेगा जो गुरुमूर्ति को कानून के शिकंजे में फंसा सके, या फिर यह केस हमेशा के लिए रहस्य बनकर रह जाएगा? गुरुमूर्ति ने 20 जनवरी 2025 को कबूल कर लिया कि माधवी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, बिना सबूत के अदालत में यह साबित नहीं किया जा सकता था। अगर पुलिस के हाथ कोई ठोस प्रमाण नहीं आता तो गुरुमूर्ति आसानी से बच सकता था। अब पुलिस के सामने 2 बड़े सवाल थे। पहला, क्या वाकई जिलेलगुड़ा झील में कुछ बचा होगा? दूसरा, क्या घर के अंदर से कोई ऐसा सुराग मिल सकता है जो गुरुमूर्ति के बयान को सच साबित कर सके? अब इस केस में सबसे जरूरी मोड़ आने वाला था, सबूतों की तलाश। गुरुमूर्ति के बयान के बाद पुलिस की एक टीम जिलेलगुड़ा झील की ओर रवाना हुई। झील बड़ी थी, पानी गहरा था और उसमें फेंकी गई चीजें ढूंढना आसान नहीं था। लेकिन पुलिस के पास ज्यादा समय नहीं था। उन्हें जल्द से जल्द कुछ ऐसा चाहिए था जो इस केस को मजबूत बना सके। गोताखोरों की टीम बुलाई गई। पानी में 1-1 इंच जगह की तलाशी ली जाने लगी। घंटों की खोज के बाद पुलिस को कुछ चीजें झील के किनारे मिली, लेकिन वो ज्यादा मददगार नहीं थी। फिर गहरे पानी में एक भारी प्लास्टिक बैग मिला। पुलिस ने उसे बाहर निकाला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। पानी में कई दिनों तक रहने के बाद कोई ठोस सबूत मिलना मुश्किल हो गया था। गुरुमूर्ति की योजना काम कर गई थी।
उसने सच को इतनी सफाई से मिटा दिया था कि पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लग रहा था। लेकिन पुलिस हार मानने वालों में से नहीं थी। क्राइम सीन की फॉरेंसिक जांच, क्या घर में कोई सुराग बचा था? जब झील से कोई ठोस सबूत नहीं मिला तो पुलिस ने गुरुमूर्ति के घर की दोबारा तलाशी लेने का फैसला किया। अगर पानी सबूतों को धो सकता था तो घर की दीवारें और फर्श शायद वो राज बता सकते थे जो गुरुमूर्ति छुपाना चाहता था। फॉरेंसिक टीम घर में पहुंची और हर उस जगह की जांच शुरू की जहां अपराध हुआ हो सकता था। बाथरूम, किचन और बेडरूम, हर जगह बारीकी से देखा गया। आखिरकार जांच के दौरान एक अहम चीज सामने आई। बाथरूम की टाइल्स पर बहुत सफाई से धोए जाने के बावजूद हल्के निशान थे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने वहां स्पेशल केमिकल्स का इस्तेमाल किया जिससे छुपे हुए दाग उभरकर सामने आ सकते थे। जैसे ही केमिकल्स का छिड़काव किया गया, टाइल्स पर कुछ लाल रंग के धब्बे दिखाई देने लगे। ये वही निशान थे जिनकी तलाश पुलिस को थी। सबूत धीरे धीरे मिलने लगे। गुरुमूर्ति का प्लान फेल। अब पुलिस के पास पहली ठोस चीज थी जो ये साबित कर सकती थी कि घर के अंदर कुछ बड़ा हुआ था। लेकिन सिर्फ ये काफी नहीं था, उन्हें और भी कुछ चाहिए था जिससे ये साफ हो सके कि गुरुमूर्ति सच में दोषी है। फिर जब किचन की तलाशी ली गई तो एक और अजीब चीज मिली। एक प्रेशर कुकर जो बाकी बर्तनों से अलग रखा हुआ था। पुलिस को यह शक हुआ कि कहीं इस कुकर में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था जिसे गुरुमूर्ति छुपाना चाहता था। फॉरेंसिक टीम ने कुकर के अंदर से सैंपल लिए और जब इसकी जांच की गई तो नतीजे चौंकाने वाले थे। इसमें ऐसे अंश मिले जो इस केस को पूरी तरह से नया मोड़ देने वाले थे। अब पुलिस के हाथ में वो सबूत थे जिनकी उन्हें तलाश थी। गुरुमूर्ति पर शिकंजा कसने लगा। पुलिस ने आखिरी दांव खेला। अब पुलिस को पूरा भरोसा हो गया कि गुरुमूर्ति झूठ बोल रहा था। उन्होंने उसे फिर से बुलाया और इस बार सख्ती से पूछताछ की। गुरुमूर्ति पहले तो अपनी ही कहानी दोहराता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने फोरेंसिक रिपोर्ट रखी तो उसका चेहरा उतर गया। जब उसने देखा कि पुलिस के पास अब ठोस सबूत हैं, तब जाकर उसने सच कबूल कर लिया। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या बिना ठोस शारीरिक सबूत के अदालत में यह केस मजबूत बन पाएगा? अब अगला कदम, अदालत में क्या होगा? पुलिस ने अपना काम कर दिया था। अब मामला अदालत में जाने वाला था। लेकिन यहां एक और चुनौती थी। कई मामलों में अगर कोई शारीरिक प्रमाण नहीं होता तो केस कमजोर पड़ सकता है। क्या गुरुमूर्ति को सजा मिलेगी? क्या अदालत में उसके खिलाफ सबूत काफी होंगे, या फिर वो कानूनी दांव पेचों के चलते बच जाएगा? अब इस केस का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला था, न्याय का फैसला। क्या कानून सच में दोषियों को सजा दे पाएगा, या फिर यह केस भी उन हजारों मामलों की तरह सिर्फ फाइलों में दबकर रह जाएगा?